वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए क्लास नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आई हूँ। और ये प्रैक्टिस टेस्ट किसी एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन पेपर के ज्योग्राफी के क्वेश्चन में उठा के लाई हूँ। आप देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अब पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट लेवल की कर रहे हो, आप सेंट्रल लेवल की कर रहे हो, आप इन क्वेश्चन का लेवल देख के समझ जाएंगे कि अब एग्ज़ाम इतना आसान, थोड़ी बहुत पढ़ाई से एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। थॉरो स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि तकला माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी किनारे पर, दक्षिण अमेरिका में और मध्य एशिया में। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तकला माकन मरुस्थल आपने पढ़े हों और जानते होंगे तो तकला माकन मरुस्थल का आंसर आपने आज तक चीन लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे तो चार ऑप्शन में चीन कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, मध्य एशिया। अब मध्य एशिया और चीन का रिलेशन हम देख लेते हैं कि ये मध्य एशिया अगर चीन में है तो ये मध्य एशिया आंसर कहाँ से आया है। तो ये चीन तो बहुत बड़ा देश है, तो ये चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कहीं उत्तर पश्चिम चीन आ जाता है तो ये भी इसका सही आंसर हो जाता है। तो तगला माकन मरुस्थल वैसे कहाँ है, चीन में है। अगर ये महाद्वीप पूछ रहे हैं तो मध्य एशिया में है और चीन के कौन से उत्तर पश्चिमी भाग में है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीय कोयला क्षेत्र हैं, यानी टर्सरी कोयला क्षेत्र जो होते हैं वो कलाकोट नामक किस भाग में है। ठीक है, चार ऑप्शन है। अगर आपने पहले कलाकोट सुना है तो बहुत अच्छी बात है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, असम के ब्रह्मपुत्र, झारखंड पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, हिमालय पर्वत और केरल की कार्डमम पहाड़ियों पर। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कलाकोट टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन और जो आपका बॉम्बे हाई, असम डिगबोई, ये तेल क्षेत्र बहुत पुराने हो चुके हैं। अब ये आंसर क्या है, कलाकोट जो टर्शियरी तेल क्षेत्र है ये आपके हिमालय पर्वत प्रदेश में। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बेसिक पढ़ना छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद आप करंट की तरफ जाइए ज़रूर। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या क्या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। आपने अगर इससे पहले मेरे जो 2 क्लास ज्योग्राफी की हुई होगी तो वहाँ पे मेरियाना गर्त मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा है और नहीं भी देखा तो अगर आप जानते हैं कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है तो आप यहाँ पे उस आंसर को चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है, पश्चिमी प्रशांत महासागर। अगर आप पहले से जानते होंगे तो मेरियाना गर्त कहाँ होता है, प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर में भी अगर आप प्रशांत महासागर सिर्फ पढ़ के चले जाएं तो यहाँ पे तो प्रशांत महासागर के 2 पार्ट दिए हैं, तो ये है पश्चिम प्रशांत महासागर में। अब मैंने आपको बताया था कि प्रशांत महासागर की स्थिति कहाँ पर है। ये मैंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखाए हैं, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में और एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर आएगा। और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे जो फिलीपींस द्वीप समूह है, जापान और फिलीपींस द्वीप समूह जो है ना, तो मुख्यतः फिलीपींस द्वीप समूह के पास में क्या पड़ेगा, आपका मैरियाना गर्त। और अगर आपको फिलीपींस द्वीप समूह पता है तो आप जान जाएंगे कि यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में है। क्वेश्चन थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ने होंगे। प्रशांत महासागर सब जानते हैं, ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई, जिसे हमने क्या लिखा है, सबसे छोटा दिन कब होता है। अब सबसे छोटा दिन तो आप हमेशा पढ़ रहे हैं, भाषा पे पकड़ नहीं है, शब्दों पे अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आप बोलेंगे अल्पतम दिवस लंबाई। भाषा थोड़ा सा टिपिकल हो गई है। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा दिन, ये कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया है, अल्पतम दिवस लंबाई और उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, सबसे छोटा दिन कब होता है, यानी जब भारत भी क्या है, उत्तर गोलार्ध में होता है, तो भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वह कब होता है, जानते होंगे आप। ऑब्वियस है, इस विंटर्स में होगा, सर्दियों में होगा। तो आपको अगर इन ऑप्शन में कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो इतना मैंने आपको बताया क्लू, और ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब सब उत्तर भारत में रहने वाले अगर लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो जानते होंगे कि यहाँ पे सर्दियों में ही सबसे छोटे दिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सर्दियों का एक ही आंसर है ऑटोमेटिकली। याद है आपको तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो नवंबर भी विंटर्स में आता है।
तो 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 नवंबर और 22 दिसंबर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें कौन सा ऐसा दिन है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? क्लू मैं आपको दे चुकी हूँ कि यह विंटर्स में होता है, सर्दियों में होता है। तो सही आंसर क्या है इसका? 22 दिसंबर। अब कई तो सोचेंगे एग्ज़ाम में क्या होता है ना, 2 ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे, 22 नवंबर पढ़ा था, 22 दिसंबर पढ़ा था। सही आंसर 22 दिसंबर है। 22 नवंबर को कोई ख़ास दिन ऐसा नहीं होता है। अब मैं ग्लोब से आपको बताऊं कि ये ग्लोब है, बीच में हमने क्या खींची? विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध में ये क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है। जो आजकल है सर्दियों में, तो ये जो सूर्य है वो कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही होंगी और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ रही होंगी, इसलिए यहाँ पे दिन छोटे हैं। अब 2 योजित दिन हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दिनों की बात खास क्या है कि इन दिनों क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कब होते हैं? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। और कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जो 21 जून होता है। और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी और वह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन एक ही होगा। वो क्या होगा? 22 दिसंबर। ग्लोब से मैंने आपको समझा दिया। आप चीज़ों को ध्यान से सुनिए और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में अगर फिगर से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन हैं। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और पीछे हट रहे मानसून से। अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इन शब्दों को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है और पीछे हट रहा मानसून हम किसे कहते हैं। ठीक है। 4 ऑप्शन हैं। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगेगी। समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने से ज़्यादा अच्छे आपको। अब देखिए क्वेश्चन सारे वही हैं कि अगर आपने डिटेल से समझा है तो ही आप इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अभी तक तो ये पूछा जा सकता था कि भारत में वर्षा की कहाँ से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन में क्या आया है? भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है हमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, लेकिन वो कब होती है? जो हमारी शीतकालीन वर्षा होती है वो कब कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये इस तरह से आता है, मुख्यतः सबसे पहले कहाँ से आएगा? अरब सागर से होके दक्षिण भारत में ये टकराएगा इधर से। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो 4 महीने जो मानसूनी सीजन होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही हमारे यहाँ बारिश होती है, 3-4 महीने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? अब किस राज्य की सबसे अधिक तट रेखा है वो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है। और ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे अधिक लंबी तट रेखा किसकी है, हमें ये देखना है। भारत में सबसे अधिक लंबी तट रेखा नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से, निम्नलिखित में से, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में से तमिलनाडु की तट रेखा इन चारों में सबसे अधिक है। तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, 4 ऑप्शन में सबसे अधिक लंबी तट रेखा आपकी हो जाएगी तमिलनाडु की। मैप अगर आपने इंडिया का देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि आइडिया लग जाता है कि किसकी तट रेखा कितनी लंबी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर सही है आपका तमिलनाडु की तट रेखा इन चारों में सबसे अधिक है। थोड़ा और डिटेल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वाकई में पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको मैं बता दूं, क्रम लगाएं तो सबसे अधिक तट रेखा लंबी किसकी हो गई? इन चारों में तमिलनाडु की। उसके बाद उड़ीसा का नंबर आएगा, फिर कर्नाटक और फिर आपका
पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का नंबर आएगा। तो तमिलनाडु की तटरेखा सबसे लंबी, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। अगर आपने इनमें से एक दो का क्रम भी याद रखा तो हो सकता है एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहाँ उड़ीसा कर्नाटक या पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु कर्नाटक या पश्चिम बंगाल हो, तो क्रम याद जरूर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? तो ये जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से सर्वाधिक क्षेत्र में किसके वन हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या 4 ऑप्शन में से बताइए आप किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। हमें आपको एक वीडियो हमारा है प्लेलिस्ट में, अगर आप देखेंगे तो भारत में जो नवीनतम वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो आई है, मैंने उस पर भी एक आपको वीडियो बना के दिया हुआ है। वन सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, प्लेलिस्ट में जाके हमारा वन सर्वेक्षण वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो क्या है, वनों से आच्छादित है। अब जरा क्रम लगाते हैं इनका। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, उसके बाद यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद, अब ये देखिए थोड़ा सा क्रम यहाँ पे गलत हो गया है, आप इसको कट कर लीजिएगा। अब ये नया वाला मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका नंबर आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो क्योंकि मध्य प्रदेश का ही हिस्सा छत्तीसगढ़ है, तो मध्य प्रदेश के बाद जो वन आच्छादित सर्वाधिक क्षेत्र है यहाँ पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश। करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी थोड़े पहले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके हिसाब से। भारत में सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, ये वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको एक इसमें से सेलेक्ट करनी है जो आग्नेय शैल नहीं है, यानी बाकी 3 जो बचेंगी वो आग्नेय शैल होंगे। अब अगर आपने आग्नेय शैल डिटेल से नहीं पढ़ा, उसके एग्जाम्पल नहीं पढ़े, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम निकालना है बच्चों तो थोड़ा डिटेल में थोरो स्टडी बहुत ज़रूरी। अब बताओ, डोलोराइट इसमें से आग्नेय शैल नहीं है। अगर आपको ये भी याद है कि गैब्रो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल है, तो बखूबी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। डोलोराइट अगर आपको नहीं भी पता है तो 3 ऑप्शन आपको पता होते हैं तो चौथा अपने आप आपका टिक हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी भी याद कर लीजिएगा, गैब्रो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि डोलोराइट आग्नेय चट्टान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो डोलोराइट है वह क्या है, परतदार चट्टान है। और परतदार चट्टान का दूसरा नाम क्या है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपने अगर चट्टानों के विषय में पढ़ा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि परतदार चट्टान किसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? फिर वही बात है कि अगर आप वन लाइनर से थोड़ा हटके पढ़ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन आंसर की सीरीज से थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, तो आप जानते होंगे कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है और क्यों होता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो आप जानते भी होंगे कि इसका आंसर क्या है। क्या दाब प्रवणता है उसका परिणाम, पृथ्वी के अनतिकक्ष का परिणाम है। तो जो कोरियोलिस प्रभाव है वो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। पृथ्वी कैसे घूमती है आप जानते होंगे, क्या पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस बल भी कहते हैं उसको, वह पृथ्वी के घूर्णन का ही परिणाम है। और इसके कारण बहुत सारे जो हमारे मौसमी घटनाएं हैं वो कोरियोलिस प्रभाव के कारण होते हैं। पवनें आपकी, और आपकी जो ये हम वो बनाते हैं, कटिबंध बनाते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये बहुत सारी चीज़ें आपके, बारिश होती है, आपके सदाबहार वनों का है, भूमध्य रेखा, ये सब आपके कोरियोलिस बल से डिपेंड करते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल है ज्योग्राफी का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम। आपने पहले अगर मेकांग नदी सुनी होगी
तो मेकांग डेल्टा कहाँ है हमारा? वियतनाम में। और थोड़ा और डीप जाते हैं तो वियतनाम में भी कहाँ है आपके? दक्षिणी वियतनाम में मेकांग डेल्टा है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे मेकांग नदी कहाँ बहती है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल पढ़िए, नहीं तो सर्च कीजिए, आपको 2-4 क्वेश्चन की आंसर और मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए और माइनस मार्किंग के टाइम के लिए, तो थोड़ा डिटेल स्टडी, डीप स्टडी ज़रूरी हो जाती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? पहले आपने अगर सुना है, आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे जानेंगे कि कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन। अब थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है? जो क्या होता है, पहले आंसर जान लेते हैं। कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? हमारा नागपुर में है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? नागपुर में है। अब थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है? जो कोयला आधारित संयंत्र होते हैं, जहाँ कोयले से क्या बनाई जाती है? विद्युत बनाई जाती है। और जो पानी से बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम हाइड्रो पावर। ठीक है, तो थर्मल पावर हो जाता है ताप विद्युत, यानी जहाँ कोयले से विद्युत बनता है। ठीक है, ताप विद्युत। और ये जो आपका हाइड्रो पावर जल विद्युत वाला है वो हाइड्रो पावर हो जाता है। ठीक है, नदियाँ और सहायक नदियों का कोई आपको ये मैच दिया गया है, इनमें से एक आपका जो जोड़ा है वो गलत है। 4 जोड़े दिए गए हैं, गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा, लूनी, सुकरी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, यानी गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? अगर गंगा की नहीं है तो इससे आपको क्या पता चला इस प्रकार के क्वेश्चन से? कि एक तो पता चल गया कि गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया? पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वर्धा की सहायक नदी है। और बाकी जो 3 हैं, गोदावरी, कृष्णा और लूनी, इनकी सहायक नदियों के विषय में हमें पता चल गया। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, कृष्णा की भीमा है और लूनी की सुकरी है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराइए, आप गिनती अगर करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने 11-12 क्वेश्चन आपको करवाए हैं तो कम से कम आपके 20 से 22 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, अगर PDF चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए।